हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस पे। देखिए, आज के सेशन में हमें क्वांटिटेटिव टूल समझने हैं। हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी हमको एक रेंज बता देती है कि इन्फ्लेशन इतने से इतने बीच में ही होना चाहिए। इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली थी। अब उस मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, मतलब आरबीआई कैसे अब इफेक्टिवली पैसे को मार्केट में इंजेक्ट करेगा या पैसे को मार्केट से एब्जॉर्ब करेगा, ताकि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा बताई हुई उस इन्फ्लेशन रेंज के बीच में रह सके। यानी हम 2% से कम ना जाएं और 6 से ज़्यादा ना जाएं। तो ऐसा क्या आरबीआई अब करेगा जिससे हम उस इन्फ्लेशन रेंज में रह सकेंगे? तो आरबीआई दो तरीके के टूल्स का यूज करता है, हमने देखा था। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव टूल का और क्वालिटेटिव टूल का। अब उसको जानने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि परचम ऐप पे आप लोग एसएससी टीयर 1 की अगर टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान परचम क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोग अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है। ठीक है, तो अब हम अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं। हमने देखा था कि आरबीआई के पास दो मॉनेटरी टूल्स होते हैं, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल और एक को कहते हैं क्वालिटेटिव टूल। मैंने आपको ये कहा था कि क्वांटिटेटिव को इनडायरेक्ट भी कहते हैं और क्वालिटेटिव को डायरेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टूल, ये आपको बाद में समझ आएगा। ठीक है, पहले बस आप लोग इस बात को याद रखिए कि क्वांटिटेटिव टूल का एक ऑल्टरनेटिव नाम है इनडायरेक्ट टूल, या एक और नाम है जिसको कहते हैं जनरल टूल। ऐसे ही क्वालिटेटिव टूल का नाम क्या है? डायरेक्ट टूल या सेलेक्टिव टूल। तो कौन कौन से टूल्स हैं जो क्वालिटेटिव है, कौन कौन से टूल्स हैं जो क्वांटिटेटिव है, अब हमें वो समझना है। आज की सेशन में, इस सेशन में हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वांटिटेटिव टूल आपको दिखाई दे रहा है रिजर्व रेशो। इस रिजर्व रेशो में हमको दो बातें जाननी होती है, एक को कहते हैं CRR और एक को कहते हैं SLR। CRR और SLR क्या होता है, अब हमें उसके ऊपर जानना है। और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व। इन दोनों को मिला के कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व। ठीक है, फ्रैक्शनल रिजर्व CRR प्लस SLR फ्रैक्शनल रिजर्व कहलाता है। रिजर्व रेशो, इसमें दो हिस्से हैं, CRR और SLR। अब इनको समझने के लिए कि CRR क्या है, SLR क्या है, हमको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका मतलब है NDTL। एक टर्म जिसका मतलब है NDTL, इसका पूरा नाम होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इसका मतलब होता है, पूरा नाम इसका ये होता है। NDTL होता क्या है? देखो, जो हमारा अकाउंट है वो दो तरीके से डिपॉजिट लेता है। एक को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और एक को कहते हैं हम टाइम डिपॉजिट। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक को कहते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं? एनडीटीएल से पहले भी आप लोग इस बात को जानें कि डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है वो समझिए, इसको बाद में देखेंगे। पहले आप डिमांड डिपॉजिट देखिए। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। एग्जाम्पल क्या है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट होता है कि जैसे ही आपने डिमांड की, आपके पास तुरंत रुपया पहुंच जाए, अगर, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक में मेरा करंट अकाउंट ओपन करवाया या बैंक में मैंने मेरा सेविंग अकाउंट ओपन करवाया। जैसे ही मैंने बैंक में मेरा करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करवाया, मुझे कार्ड की सुविधा मिल जाएगी, मुझे नेट बैंकिंग की सुविधा मिल जाएगी। अब मान लीजिए मैं दिवाली शॉपिंग के लिए मार्केट गई हुई हूं और मेरे पास कैश हो गया खत्म और मैं चाहती हूं कि इसकी पेमेंट मैं ऑनलाइन कर दूं। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है, तो क्या आप अपने कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से क्या आप उन पेमेंट्स को कर दोगे? आप कहोगे मैम बिल्कुल कर देंगे, हम डेली करते हैं, गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, हम अपने अकाउंट से पैसा कटवा रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे ही आपने डिमांड की, तुरंत आपके पास पैसा पहुंच गया। मुझे कोई चलते चलते एक टॉप पसंद आ गया, तो मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं, आज तो मैं पर्स घर ही भूल आई। मैंने मेरा फोन निकाला, स्कैन किया और अमाउंट हो गया, अकाउंट से मेरा पैसा कट गया है। यानी क्योंकि मेरा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट था, तो ये तुरंत मेरी डिमांड को पूरी कर देगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट।
टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होता है जब मैं कुछ समय सीमा के लिए, कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मैं बंद जाऊं। जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है कि आपकी 5 साल की फिक्स डिपॉजिट हुआ है, आपका 7 इयर्स का फिक्स डिपॉजिट हुआ है, यानी उस टाइम से पहले अगर आप पैसा निकलवाएंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी में ऐसा नहीं है कि 500 जमा कराए तो 400 मिलेगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में कहा था कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने समय से पहले ही उसको निकाल लिया है तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिल रहा है। यानी टाइम डिपॉजिट क्या होता है? एक टाइम के लिए आप बंद जाते हैं, उस समय के बाद ही आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज टाइम डिपॉजिट। अब हमें समझना है कि एनडीटीएल क्या होता है। अच्छा, आपको अगर पता हो तो आप जरूर सोचिए कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि करंट अकाउंट किसको कहते हैं और सेविंग अकाउंट किसको कहते हैं। देखो, करंट अकाउंट होता है बिजनेस पर्पज के लिए। करंट अकाउंट जो होता है वो होता है बिजनेस पर्पज के लिए। फिजिक्स में करंट पढ़ते हैं ना हम, क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट अकाउंट, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी यहां पे चार्ज का मतलब पैसा, जिसके अंदर पैसे की आवाजाही बनी रहे। अभी पैसा आया है फिर चला गया, आया है फिर चला गया, मतलब ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती है बिजनेस पर्पस के लिए। अभी किसी की पेमेंट आई है, किसी को पेमेंट देनी है, तो ऐसे में बैंक कंफ्यूज हो जाता है कि हम कितनी अमाउंट पे ब्याज निकालें, हम कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालें। अभी तो इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे और अभी देखते हैं तो इसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है। यानी कहने का भाव क्या है, हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसलिए जो करंट अकाउंट होता है वहां पे बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन आपको बहुत सारी फैसिलिटी दे देता है कि आप कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये होता है करंट अकाउंट। और जो सेविंग अकाउंट होता है वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होता है, आपके और मेरे गरीब लोगों का होता है। आज पैसा आया, हमने जमा करवाया, ना जाने कब फिर पैसा आएगा, फिर जमा करवाएंगे। बैंक भी सोचता है हाय बेचारे गरीब से हैं, इनको मैं कम से कम ब्याज तो दे दूं, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और ये कॉमन पीपल के लिए होता है, ये बिजनेस के लिए होता है और इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट पे आपकी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। 5 ट्रांजैक्शन के बाद, 6 ट्रांजैक्शन के बाद आपका चार्ज कटना शुरू हो जाता है। लेकिन करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी या कुछ भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, क्योंकि करंट अकाउंट बनवाया ही इसलिए जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्रांजैक्शंस इजीली कर सके। ठीक है, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है ये हमने समझा। अब हम समझ रहे हैं कि ये एनडीटीएल क्या है। ठीक है, अब हमको जानना है कि व्हाट इज दिस एनडीटीएल। अब मान लीजिए एक बैंक है, एक बैंक है। इस बैंक में 3 लोग आते हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। ए ने कहा मेरे 100 रुपीज मेरे सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, बी ने कहा मेरे 100 रुपीज मेरे करंट अकाउंट में डाल दीजिए, सी ने कहा 100 रुपए की एफडी कर दीजिए। बैंक में टोटल कितने रुपए आ गए? बैंक में टोटल 300 रुपए उस दिन आ गए। अब एक व्यक्ति है डी, एक व्यक्ति है ई। डी ने कहा मेरे खाते से 100 रुपए निकाल के दे दो, ई भी बोला मेरे खाते से 100 रुपए विड्रॉ करके दे दो। बैंक से चले कितने गए उस दिन? बैंक से 200 रुपए चले गए। बचे कितने? बैंक में 100 रुपीज बच गया। ये 100 रुपीज बैंक का एनडीटीएल कहलाएगा। ये 100 रुपीज बैंक का एनडीटीएल कहलाएगा। मतलब ये तो बात करी मैंने एसबीआई बैंक की। पीएनबी बैंक में हो सकता है 700 रुपए जमा हुए हैं और 200 रुपए ही निकले हैं। 700 जमा हुए 200 निकले तो उनका एनडीटीएल कितना हो गया? उनका एनडीटीएल हो गया 500 रुपए। कहने का मीन्स क्या है कि जो एनडीटीएल है वो हर बैंक का अलग अलग होगा। हर बैंक में न जाने कितने रुपए जमा हो रहे हैं, रोज के कितने रुपए निकल रहे हैं। तो एनडीटीएल क्या होता है? किसी भी बैंक में कितना डिपॉजिट हो रहा है और उसमें से कितना विड्रॉ हो रहा है, डिपॉजिट माइनस विड्रॉल। इस गैप को हम लोग एनडीटीएल कहते हैं। इस गैप को हम लोग एनडीटीएल कहते हैं। 300 माइनस 200 100, ये हमारा एनडीटीएल आ गया। अब आने वाले सभी एग्जाम्पल्स में मैं यही 100 रुपया एनडीटीएल मान के सारी कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो एनडीटीएल क्या होता है ये आप लोग समझ चुके हैं। और टाइमली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, हर 15वें दिन आरबीआई में रिपोर्ट करनी पड़ती है। वैसे तो आरबीआई को पता होता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म बना हुआ है आरबीआई का, जहां पे हर बैंक में कितना रुपया है, कितना निकला है, कितना डला है, वो सारी चीजें पता होती है ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, लेकिन फिर भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर 15वें दिन
वो आरबीआई में बताएगा कि हमने कितना रुपया जमा किया है या कितना रुपया निकल आया है, कितना हमारा एनडीटीएल है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो एनडीटीएल क्या होता है ये हमने समझा। आप में से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा, मैम ऐसा भी हो सकता है क्या किसी दिन 200 रुपये जमा हुए और निकलवाने के लिए 300 रुपये आ जाए? क्या ये एनडीटीएल नेगेटिव में भी हो सकता है क्या? तो आंसर इज नो, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने देखा होगा बहुत बार बैंक आपको ये कह देता है आज कैश नहीं है कल आना, आज कैश नहीं है कल आना। वो कब कह देते हैं? जब एनडीटीएल नेगेटिव होने लगता है कि भाई डिपॉजिट तो इतना हुआ नहीं है और विड्रॉल करने के लिए ज्यादा लोग आ गए, तो बैंक एनडीटीएल को नेगेटिव होने ही नहीं देगा, वो मना ही कर देगा कि अभी कैश नहीं है कल आना। इसलिए हम कहेंगे कि एनडीटीएल नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो एनडीटीएल क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले है सीआरआर, यानी रिजर्व रेशो को समझ रहे हैं। रिजर्व रेशो में दो चीजें थी, एक था सीआरआर, एक था एसएलआर। तो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात इसको कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है इसको जानिए। अभी हमने समझा कि एनडीटीएल है 100 रुपया। एनडीटीएल कितना है? 100 रुपए। किसी बैंक का एनडीटीएल है 100 रुपया। अब सीआरआर चल रहा है 4%। सीआरआर कितना चल रहा है? 4% चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो भी बैंक है जिसका एनडीटीएल 100 रुपया है, उस 100 रुपए का 4%, 100 रुपए का 4% यानी 4 रुपए, 100 रुपए का 4% यानी 4 रुपए कोई भी बैंक आरबीआई में जमा करवाएगा, आरबीआई में डिपॉजिट करवाएगा। मींस सीआरआर क्या हो गया कि एवरी बैंक को अपने एनडीटीएल का एक फिक्स परसेंट, यहां पे है 4%, एक फिक्स परसेंट आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है। उसको कहते हैं हम कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर। अब कभी कभी आप किसी दुकान पे जा रहे हैं शॉपिंग करने और आपके लास्ट के 5 रुपीज बचते हैं। आपने 100 रुपीज दिए थे, 95 रुपये का सामान ले लिया और आपके 5 रुपए बचते हैं। दुकान वाला क्या कहता है? 5 की चॉकलेट ले लो, 5 की टॉफी ले लो, पैसा नहीं देता। तो यहां पे बैंक भी आरबीआई से पूछता है कि सर जो ये 4 रुपए मुझे देने हैं, क्या मैं इसका गोल्ड खरीद के दे दूं? क्या मैं इसकी गाड़ी खरीद के दे दूं? क्या मैं अपने बैंक के लोन के पेपर दे दूं इसके 4 रुपए के? तो आरबीआई का आंसर है नो। हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश रिजर्व रेशो। क्या पढ़ रहे हैं हम? कैश रिजर्व रेशो। मतलब कि जो भी आप रिजर्व रख रहे हो, जितना भी रेशो आप रिजर्व रख रहे हो, वो सब कैश में होना चाहिए। आपको नकदी में रोकड़ा गिन के आरबीआई में जमा करवाना है। कितना रुपया आप जमा करवा रहे हो एनडीटीएल का, उसको ही सीआरआर कहते हैं। अभी के लिए फिक्स किया हुआ है 4%, यानी 100 रुपीज अगर किसी बैंक का एनडीटीएल है तो 4 रुपया वो आरबीआई में जमा करवाएगा। किसी बैंक का एनडीटीएल अगर 8% है तो वो 8 रुपया आरबीआई में जमा करवाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब क्या है कि एनडीटीएल जितना बढ़ता रहेगा उसका 4%, यानी किसी बैंक का अगर एनडीटीएल 200 रुपए है तो 200 का 4%, 200 का 4% 8 रुपया वो जमा करवाएगा। 600 रुपया है तो 24 रुपए वो आरबीआई में जमा करवाएगा। तो आपके एनडीटीएल का एक फिक्स परसेंट जो आरबीआई में जमा होता है उसको हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। और ये जो पैसा आरबीआई में अब चला गया, आरबीआई इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगा, आरबीआई इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगा। तो फिर सीआरआर को बनाते क्यों हैं? ऐसी क्या जरूरत थी कि हमको सीआरआर बनाना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत थी तो कि हमको कैश रिजर्व रेशो बनाना पड़ा? इसकी वजह है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? कभी कभी बैंक रन की सिचुएशन आ जाती है। कैसे सिचुएशन आ जाती है? बैंक रन की सिचुएशन आ जाती है। ये बैंक रन की सिचुएशन क्या होती है? बैंक भाग रहा है क्या? कहीं भाग नहीं रहा है, ऐसी अफवाह हो गई है, ऐसे र्यूमर फैल गए हैं कि ये बैंक तो बर्बाद होने वाला है। और सबके सब उसके जो कस्टमर थे वो सब बैंक में एक साथ पहुंच गए कि हमें हमारा पैसा दो, हमें हमारा पैसा दो। अब हमने समझा था बैंक तो क्या करता है, जितना भी पैसा आता है उसको लोन में चढ़ा देता है, उसको लोन में दे देता है, वहीं से उसकी कमाई हो रही है। अब बैंक ने क्या किया, जितना पैसा आया था वो सारा लोन में दे दिया। अब लोन में दे दिया, कस्टमर यहाँ पे पैसा मांगने आए हुए हैं। अब बैंक कहेगा कि भैया क्या करूं, कहां से लाऊं पैसा? अब बैंक आरबीआई को कहेगा कि मैंने आपके पास सीआरआर रखा था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी वाइफ या अपनी मदर के पास रख देते हैं।
कि जब मुसीबत आएगी तब ये पैसा मुझे दे देना। ऐसे ही बैंक भी क्या करता है, आरबीआई के पास कुछ पैसा रख देता है, डिपॉजिट कैश की फॉर्म में रख देता है कि जब मेरे ऊपर कुछ बैंक रन की सिचुएशन आएगी देन आई विल टेक इट फ्रॉम यू, मैं आपसे ये वापस ले लूंगा। इसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। याद क्या रखना है, सारा अमाउंट कैश में जाएगा, एक फिक्स परसेंट होता है NDTL का, उतना पैसा आरबीआई में जमा करवाना पड़ेगा, आरबीआई इस पे इंटरेस्ट नहीं देगा। क्यों इसको लाते हैं, बैंक रन की सिचुएशन से बचने के लिए। ये होता है कैश रिजर्व रेशो। मैम ये इन्फ्लेशन पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाने लगे आप, CRR का कैसे इन्फ्लेशन को कम ज्यादा करेगा। आओ समझते हैं कि ये CRR इन्फ्लेशन को कम ज्यादा कैसे करेगा। स्लाइड्स बाद में देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। A केस है और B केस है, दोनों ही केस में NDTL जो है वो 100 रुपया है। दोनों ही केस में NDTL कितना है, 100 रुपया है। मान लीजिए यहां CRR है 4% और सेकंड केस में मैंने उसको बढ़ा के देखा, यानी आरबीआई में कितना जाएगा, आरबीआई में 100 का 4% 4 रुपया जाएगा और यहां आरबीआई में 100 का 8% 8 रुपया जाएगा। बैंक में कितने बचे, बैंक में बचे 96 रुपए और यहां बचे 92 रुपए। अब आप मुझे यूं बताइए कि किस सिचुएशन में बैंक ज्यादा लोन दे सकता है। आप कहोगे मैम ए सिचुएशन में बैंक ज्यादा लोन दे सकता है क्योंकि उसके पास ज्यादा अमाउंट है, वो लोन ज्यादा देगा। लोन ज्यादा देगा तो दुनिया डिमांड ज्यादा करेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब बैंक ने क्या किया, CRR 8% किया और 8 रुपया अपने पास मंगवा लिया, 92 रुपए 92 रुपीज बैंक में रह गया। अब बैंक में इतना पैसा है ही नहीं कि वो लोन दे सके। लोन जैसे ही कम हुआ वैसे ही लोगों की जेब में पैसा कम हुआ, जैसे ही मनी कम हुआ आपकी डिमांड कम हुई और इन्फ्लेशन कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, अगर हमें इन्फ्लेशन कम करना है तो हम CRR को 4% से 8% कर रहे हैं, यानी CRR को बढ़ा रहे हैं। अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है हम CRR को बढ़ा रहे हैं, 4 से 8% कर रहे हैं, ताकि लेस अमाउंट बच जाए बैंक में, कमर्शियल बैंक्स में लेस अमाउंट बच जाए लोन देने के लिए। ज़्यादा लोन नहीं जाएगा तो ज़्यादा डिमांड नहीं हो पाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब हम स्लाइड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, बैंक्स मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट और बैलेंस विद आरबीआई। जितना भी CRR है अभी के लिए कितना है, अभी के लिए है 4%। अभी के लिए कितना है, अभी के लिए है 4%। जितना भी होता है CRR, जितना भी होता है CRR, उतना अमाउंट आरबीआई के साथ हमको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। आरबीआई इस पे इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा कि बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ गया, मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड बढ़ ही नहीं पा रही है और बैंक के पास भी पैसा नहीं है। अब उस डिमांड को बढ़ाने के लिए कभी कभी आरबीआई ऐसा कर देता है कि चलो ठीक है मैं आपको इस पे इंटरेस्ट भी दे दूंगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती हैं। ऐसा केवल एक ही बार हुआ है, जब 1999 में बैंकिंग स्लो डाउन आया था तब आरबीआई ने CRR पे इंटरेस्ट दिया था। वैसे आपको ऑप्शन में यही लिखना है कि CRR पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। बैंक इसके ऊपर कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट अर्न नहीं करता है। सबसे पहले CRR JM कीन्स ने, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट JM कीन्स ने सजेस्ट किया था और सबसे पहले CRR US फेडरल रिजर्व ने लागू किया था। भारत के आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार ये बात लिखी हुई है कि CRR मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ है भारत में, आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि CRR मेंटेन करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, हम CRR को बढ़ाएंगे, CRR को इंक्रीज करेंगे। दिस इज कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। समझ गए व्हाट इज CRR? क्लियर हो गई बात सारी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम CRR को इंक्रीज कर देंगे। अब ये SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो किसको कहते हैं? अभी है SLR 18%। अभी SLR कितना है, अभी SLR है 18%। अभी SLR है 18%। ये SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? हिंदी वाले इसको कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात।
हम अंग्रेजी में ही करेंगे बिकॉज इंग्लिश में ज्यादा पूछा जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR किसको कहते हैं? अब याद करो वही सिचुएशन। हम समझ रहे हैं व्हाट इज SLR। SLR है 18%। इसका क्या मतलब है? NDTL है 100 रुपीज। NDTL है कितना? 100 रुपीज। 4% कहां दे आए हम? RBI में दे आए। किस नाम का? CRR के नाम का। अब इसी NDTL का आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि 96% का। नो, जो NDTL है टोटल, उसी NDTL का 18% बैंक खुद के पास रखेगा। बैंक खुद के पास रिजर्व रखेगा। RBI ने कहा है कि आप मुझे नहीं दोगे, लेकिन आप इसको किसी को लोन में भी नहीं दोगे, आपको ये खुद के पास जोड़ के रखना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा था, उसकी नौकरी लगी, उसने क्या किया, अपनी मदर को एक अमाउंट अपनी सैलरी का दे दिया कि आप इसको रिजर्व करके रख ले, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा। ये क्या हो गया? ये तो हो गया CRR। जैसे बैंक ने RBI को दे दिया, ऐसे किसी इंसान ने अपनी मदर को दे दिया। अब इस व्यक्ति के पीछे गुंडे पड़े हैं। क्या पड़े हैं? गुंडे पड़े हैं कि तुम्हें आज मारेंगे, हमको 15 लाख रुपए दो। तुम्हें आज मारेंगे, हमको 15 लाख रुपए दो। अब ये बच्चा अपनी मम्मी को फोन किए जा रहा है, मम्मी फोन उठा लो प्लीज, आपके पास जो पैसे हैं मेरे वो मुझे दे दो, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मम्मी फोन ही नहीं उठा रही, मम्मी किटी पार्टी में बिजी है। तो इस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पास ही एक हिस्सा जोड़ के रख लूं, अपनी आय का एक हिस्सा मैं मम्मी को दे दूं और अपनी सैलरी का एक हिस्सा मैं खुद के पास रख लेता हूं, ताकि कल को अगर मदर फोन पिक नहीं कर रही हैं और कोई आफत आ गई तो कम से कम मैं उस बचे हुए पैसे से अपने कर्जे उतार दूंगा, मैं उस बचे हुए पैसे से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। ऐसे ही बैंक सोच रहा है कि हो सकता है मैं RBI को पैसा दे रहा हूं और जिस वक्त मुझे जरूरत है RBI पैसा ना पहुंचा सके, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्यों ना मैं अपने पास ही एक रिजर्व रख लूं, और उसी रिजर्व को कहते हैं SLR। CRR का पैसा जा रहा है RBI में, SLR का पैसा बैंक के खुद के अंदर होता है, वो किसी को देता नहीं है, ना तो वो लोन में देता, ना ही वो RBI को देता। ये जरूरी होता है किसी भी बैंक को SLR मेंटेन करना। तो अब बैंक ने RBI से पूछा कि सर क्या मुझे अब भी सारा पैसा कैश में जमा करवाना पड़ेगा या मैं किसी और रूप में भी जमा कर सकता हूं? तो RBI ने बैंक को क्या कहा कि आपका मन करे तो इसको कैश में रख लो, आपका मन करे इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख लो, आपका मन करे इससे गोल्ड खरीद के रख लो। ये आपकी इच्छा है कि आप इसको किस रूप में रखना चाह रहे हो, लेकिन ऐसे रूप में रखना कि जब आप इसको कैश करवाना चाहो तो जल्दी से हो जाए। यूं नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी खरीद दी और जब जरूरत हुई तो प्रॉपर्टी के कागज लेके निकले हो कि कोई खरीद लो और फिर तुम्हें ग्राहक नहीं मिल रहा। अगर तुम इसको कैश के अलावा किसी दूसरे रूप में रख रहे हो तो ऐसे रूप में रखना जो लिक्विड रूप हो, जो लिक्विड फॉर्म हो, जहां आपको अगर एनकैश करवाना पड़े तो आपका जो अमाउंट है, जो एसेट है, जो पूंजी है, वो एनकैश हो जाए। ऐसा नहीं आपको कैश मिले ही ना, वो एनकैश हो जानी चाहिए, ऐसे रूप में आपको रखना है। अब एक नया शब्द हमको मिला, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, समझेंगे, पर अभी के लिए SLR का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो SLR क्या है? NDTL का वो अमाउंट जो एक NDTL का फिक्स % बैंक खुद के पास रख रहा है, या तो कैश की फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में, या गोल्ड की फॉर्म में। अब तुम मुझे यूं बताओ, क्या CRR पे बैंक को कोई प्रॉफिट हुआ था? नहीं हुआ था। वो यूं का यूं पैसा RBI में जमा करवा दिया था और RBI उस पर इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा था। क्या SLR पे RBI को प्रॉफिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आपने 18 रुपए का, 100 का 18% यानी 18 रुपए का गोल्ड खरीद के रखा था अपने पास। शाम में उस गोल्ड के दाम 25 रुपए हो गए। आपने क्या किया? वो गोल्ड बेच दिया, 25 रुपए ले आए, उस 25 रुपए में से 18 रुपए लाके तिजोरी में रख दिए, SLR वाली तिजोरी में, और 7 रुपए पे मजे कर रहे हो। यानी आपको प्रॉफिट हो सकता है SLR पे, जरूरी नहीं है होगा, पर हो सकता है। ठीक है, CRR पे तो 100% है, आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, पर SLR पे में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो SLR क्या है वो भी हमने समझा। अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और ये समझो कि अगर मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, क्योंकि हम तो अल्टीमेट इन्फ्लेशन के लिए पढ़ रहे हैं सारे मॉनेटरी टूल्स,
अगर हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो एसएलआर बढ़ाएं या एसएलआर घटाएं, एसएलआर के साथ क्या करें, ठीक है, समझते हैं। एनडीटीएल है, मान लीजिए दोनों ही केसेस में 100 रुपए। कितना है एनडीटीएल? एनडीटीएल इज 100 रुपए, ठीक है। एसएलआर है फर्स्ट केस में 15% और सेकंड केस में मान लो है 20%। देखते हैं लोन कम कहाँ जाएगा। जिस भी सिचुएशन में लोन कम जाएगा यानी पैसा कम जा रहा है, यानी डिमांड कम हो रही है, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। तो आपको ये देखना है कि कौन सी सिचुएशन में लोन कम जाएगा, मतलब अल्टीमेट एम ये होता है डिमांड हटानी है। अगर महंगाई कम करनी है तो डिमांड कम करनी है, और डिमांड कम कब होगी? जब आपकी जेब में पैसा कम होगा। पैसा कम कब होगा? जब लोन कम होंगे। तो लोन कैसे कम होंगे आपके दिमाग में आ तो चुका होगा, बट मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दूं आपको समझा के। एनडीटीएल है 100 रुपया, एसएलआर फर्स्ट केस में 15%, सेकंड केस में 20%। यानी खुद के पास कितना रिजर्व रखेगा बैंक? यहां रखेगा 15 रुपीज और यहां रखेगा 20 रुपीज। यानी 15 रुपए ऐसे हैं जिसको वो लोन में नहीं दे सकता, यहां 20 रुपए ऐसे हैं जिसको वो लोन में नहीं दे सकता। बचा कितना बैंक में लोन देने के लिए? लोनेबल अमाउंट कितना बचा? 80 रुपया। लोनेबल अमाउंट कितना बचा? 80 रुपया। और यहां पे लोनेबल अमाउंट कितना बचा? 85 रुपया, ठीक है, लोनेबल अमाउंट। अब कौन से केस में लोन ज्यादा जाएगा मार्केट में? आप कहेंगे मैम जब एसएलआर कम है तब लोन जो है वो ज्यादा जा रहा है। जब एसएलआर कम है तब लोन ज्यादा जा रहा है। लोन ज्यादा जा रहा है मतलब पैसा ज्यादा जा रहा है, यानी डिमांड ज्यादा हो रही है, और डिमांड ज्यादा हो रही है तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है। कब ज्यादा हो रही है? जब एसएलआर कम है। अब हमने एसएलआर बढ़ा दिया, लोनेबल अमाउंट बैंक्स में कम हो गया। लोनेबल अमाउंट कम होने की वजह से आपकी पॉकेट में मनी सप्लाई नहीं पहुंचा, आप लोग डिमांड नहीं कर सके। डिमांड नहीं कर सके तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। यानी हमने देखा कि टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एसएलआर विल बी इंक्रीज्ड बाय आरबीआई। एसएलआर को भी बढ़ाया जाएगा जैसे सीआरआर को बढ़ाया था इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अब हमारी स्लाइड्स क्या कहती है हम वो देख लेते हैं। बैंक्स मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट इन लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब ऐसा फॉर्म जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको कहते हैं लिक्विड फॉर्म, ठीक है। विद इटसेल्फ, कहां रख रहा है ये पैसा? खुद के पास रख रहा है, सच एज कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल, ये सब क्या है? परेशान मत हो, अभी समझाऊंगी। इसमें सम प्रॉफिट में बी इन्वॉल्व। कैसे प्रॉफिट इन्वॉल्व हो सकता है? मैंने बताया गोल्ड के दाम हो सकता है बढ़ जाए। एसएलआर रखना है, ये बात कहां लिखी हुई है? सीआरआर रखना है, ये बात लिखी हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 में। लेकिन एसएलआर रखना है, ये बात लिखी हुई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। प्रेजेंटली अभी 18% है एसएलआर। एसएलआर कैन नॉट बी मोर देन 40%। सीआरआर के लिए कोई पाबंदी नहीं होती, कितना भी कम कितना भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एसएलआर 40% से ज्यादा कभी नहीं होगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर को बढ़ाया जाएगा। उम्मीद करती हूं आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए हैं कि सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है। अब हमें यह समझना है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। एक नया शब्द हमारे सामने आया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है और कैसे इसको बैंक्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमें जाननी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हिंदी वाले कहते हैं इसको सरकारी प्रतिभूति। मान लीजिए गवर्नमेंट को ना पुल बनाना है, क्या बनाना है? ब्रिज बनाना है। गवर्नमेंट को पुल बनाना है। पुल बनाने के लिए 500 रुपीज की जरूरत है और गवर्नमेंट के पास ओनली 400 रुपए ही पड़े हैं, केवल 400 रुपए ही पड़े हैं सरकार के पास। कमी कितने की रह गई? 100 रुपया कम रह गया। कितना? 100 रुपया कम रह गया। अब आरबीआई ने सोचा, बैंक ने, गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना मैं 100 रुपया उधार मांग लूं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? एक पेपर छपवाएगी आरबीआई को कह के। उस पेपर पे भारत सरकार की स्टैंप है, उसके ऊपर उसकी कीमत लिखी हुई है 100 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है 8%, ठीक है, 8%। और यहां एक डेट लिखी हुई है जिसको कहते हैं मैच्योरिटी डेट। क्या कहा जाता है? मैच्योरिटी डेट। डेट लिखी हुई है मैच्योरिटी डेट। ये जो पीस ऑफ पेपर बन गया इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपको समझ नहीं आया इस बात का, मुझे पता है, तो इसको और समझते हैं। अब इस कागज के ऊपर ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार को 100 रुपए चाहिए
और जिस भी इंसान ने सरकार को 100 रुपया दे दिया, सरकार उसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न करेगी। गवर्नमेंट उसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न करेगी, यानी जो 100 रुपया देगा उसको 108 रुपये मिलेंगे। कब? इस डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, जो यहाँ डेट लिखी हुई है। अब मैं जा रही थी, मेरे पापा ने मुझे 100 रुपया दिया कि जाओ आइसक्रीम ले आओ, घर में गेस्ट आए हुए हैं, और 100 रुपीज मुझे दिए। मैं 100 रुपीज लेके निकल चली आइसक्रीम का बॉक्स लेने। ठीक है, हम चल पड़े भाई आइसक्रीम का बॉक्स लेने, ऐसे उड़ते उड़ते हम जा रहे हैं। अब आइसक्रीम का बॉक्स लेने हम गए तो रास्ते में ना मुझे मोदी जी मिल गए। मोदी जी कह रहे हैं पायल कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं ना आइसक्रीम लेने जा रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे 100 रुपये दिए। बोले आइसक्रीम का क्या करेगी, छोड़ना, मुझे दे तू 100 रुपये। मैंने कहा क्यों, मैं मेरे 100 रुपये मुझे आपको क्यों दूं, मुझे आइसक्रीम लानी है मेरे 100 रुपये की। मोदी जी बोले मैं 108 दूंगा, ये 100 रुपये तू मुझे दे दे और मैं ना तुझे ये कागज देता हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इतनी डेट को, जो भी यहां लिखी हुई है 1 जनवरी 2023, इतनी डेट को तुम मेरे पास आना और मैं तुमको 108 रुपीज दे दूंगा। मैंने कहा सही बात है भाई, 100 रुपये लेके 108 दे रहे हैं, ठीक है आप ले लीजिए। और ये कागज इन्होंने मुझे दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्होंने मुझे दे दी। अब मैं घर गई, पापा बोले आइसक्रीम कहाँ है? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो 100 रुपये मोदी जी को दे दिया। बोले झूठ बोल रही है। मैंने कहा नहीं, देखो ये कागज है मेरे पास, लिख के दिया है, लिख के दिया है, यानी मुझे सिक्योर किया है मोदी जी ने, भारत सरकार ने मुझे सिक्योर किया है। मैं प्रूफ दे सकती हूं कि मैंने सरकार को पैसा दिया है, मैं सिक्योर हूं, मेरे 100 रुपए सिक्योर है, मैं झूठ नहीं बोल रही। सिक्योरिटी किसने दी? सरकार ने दी। नाम क्या दे दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऐसे ही भारत सरकार बैंकों से उधार लेती है, बैंकों से उधार लेती है तो ये पीस ऑफ पेपर बैंक्स के पास होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो एसएलआर का 18 रुपया है, जो एसएलआर का 18 रुपया है, मन करे तो वो कैश में रख लो, मन करे तो वो गोल्ड में रख लो, और मन करे तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख लो। भाई सरकार को उधार दे दो, आपका मन करे तो सरकार आपको ब्याज देगी। अब आप कहोगे मैडम टाइम पे वापस ना किया तो, आपने तो कहा था ऐसे रूप में रखना जो जल्दी से कैश हो जाए। आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी और को बेच सकते हो जब भी आपको जरूरत हो पैसे की। मैं कहूंगी कि ये ना 100 रुपये मैंने सरकार को दे रखे हैं, 108 रुपये तुम ले लेना, अभी के लिए तुम मुझे ये पैसा दे दो। मतलब मैं ये कागज किसी और को बेच सकती हूँ, मैं तुमको बेच दूंगी। मैं कह दूंगी कि देखो मैंने ना मोदी जी को पैसे दिए थे 100 रुपये, लेकिन मुझे तो अपनी ट्यूशन फीस भरनी है, मुझे तो अभी चाहिए 100 रुपये। तुम ऐसा करो ये कागज तुम ले लो और 100 रुपये तुम मुझे दे दो, मोदी जी 1 जनवरी 2023 को जो 108 रुपये देंगे वो आप ले लेना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है ये समझे। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100% सेफ होती है, 100% सेफ होती है। ये 100 रुपये अगर आप विजय माल्या को देते तो क्या पता वो भाग जाता, भगोड़ा तो है ही। नीरव मोदी को देते क्या पता अपने साथ धोखा हो जाता। लेकिन सरकार कहां भागेगी, सरकार नहीं भाग सकती। मोदी जी नहीं तो राहुल गांधी नहीं तो केजरीवाल, कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार तो रहेगी, सरकार है तभी तो हम हैं। तो यानी ये पैसा 100% सेफ होता है। आपको जो भी मैच्योरिटी डेट मिली है उस पर आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खेल, जिससे बैंक भी खेल रहा है, आम जनता भी खरीद सकती है, बैंक्स भी खरीद सकते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस देखे, एक बार देख लेते हैं कि सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है। सीआरआर का पैसा कहाँ है? आरबीआई में दिया है, आरबीआई में। एसएलआर कहाँ है? बैंक में, खुद के पास है, बैंक में है। क्या इस पैसे से लोन दे सकते हैं? नहीं, ये लोन नहीं दे सकते और ये पैसा भी लोन में नहीं जा सकता। यहां किस फॉर्म में रखा है पैसा? ओनली कैश में, ओनली कैश में रखा है पैसा। ठीक है, यहां किस फॉर्म में रखा है? मे बी कैश, मे बी गोल्ड, मे बी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, फिर डिफरेंस क्या है? जो सीआरआर है, जो सीआरआर है उस पे आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, उस पे बैंक प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, बट इट मे बी प्रॉफिटेबल, मे बी, इट इज नॉट मस्ट, इट मे बी प्रॉफिटेबल। क्योंकि आपने सरकार के बॉन्ड्स में भी अगर निवेश किया है, सरकार की सिक्योरिटी में भी निवेश किया है, तो आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तो वहां भी प्रॉफिट हो गया। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। सीआरआर विल बी इंक्रीज्ड, सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा।
ऐसे ही एसएलआर में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एसएलआर को भी बढ़ा दिया जाएगा। एसएलआर विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। तो ये डिफरेंस था। और भी डिफरेंस है, सीआरआर जो है मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 40% हो सकता है, एसएलआर मैक्सिमम 40% हो सकता है। सीआरआर कहाँ लिखा हुआ है, कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, ये आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है। और एसएलआर कहाँ लिखा हुआ है, एसएलआर लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ये हमने क्या समझा है, ये हमने रिजर्व रेशो समझा है, फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो। यानी हम लोगों ने क्या जाना है अभी, ये वाला पॉइंट हमारा कवर होता है, ठीक है। और सीआरआर और एसएलआर दोनों को मिला दिया, जैसे 4% तो हो गया आपका सीआरआर और 18% हो गया आपका एसएलआर। टोटल कितना हो गया एनडीटीएल का, 22% ऑफ एनडीटीएल। इतना अमाउंट आप लोन में नहीं दे सकते, और इसी को ही कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो। क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो, कि आप अपने एनडीटीएल का कितना फ्रैक्शन रिजर्व में रख रहे हैं, कितना रेशो रिजर्व में रख रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व रेशो। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतनी चीजें आप लोग याद रखना। चीजें बहुत हैं अभी जानने के लिए, क्वांटिटेटिव टूल में बहुत सारी चीजें हमें करनी है, ये सब कुछ करना है। करंट चीजें भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है, और फिर इसको समझेंगे। सीआरआर का क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक हम। सीआरआर क्या कहता है, व्हाट इज द सीआरआर, सीआरआर क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट दे कीप विद द आरबीआई एज गोल्ड डिपॉजिट ओनली। यहां तक तो ये लाइन सही चल रही थी कि ये वो परसेंट है जहां पे बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करता है, लेकिन सिर्फ गोल्ड में डिपॉजिट करता है। तो गलत बात है, कैश रिजर्व रेशो तो कैश में होता है, ये वाली बात गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय बैंक्स विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंस। ये वो डिपॉजिट है जिसमें बैंक आरबीआई में रिजर्व की फॉर्म में या बैलेंस की फॉर्म में, मतलब कि आरक्षित रख रहे हो आप, रिजर्व रख रहे हो, अलग से जोड़ के रख रहे हो पैसा आरबीआई के पास। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, आंसर आ गया ओनली 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा। अब नेक्स्ट के जो कंसेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।